हाँ जी। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आठवां आठवां चैप्टर, जो कि है हाँ जी। निर्णय। हाँ जी। टाल मटोल पर विजय हासिल करना, हाँ दौलतमंद जी। बनने की और सातवां कदम। तो टाल मटो दो 25,000 असफल पुरुषों और महिलाओं के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि निर्णय का अभाव असफलता के 31 प्रमुख कारणों की सूची में सबसे ऊपर था। टाल मटोल की आदत, जो निर्णय करने के विरोधी है, एक आम शत्रु है जिससे हम आदमी को जीतना चाहिए। जब यह पुस्तक पढ़ना समाप्त करेंगे और इसमें बताए गए सिद्धांतों को कार्य रूप में बदलने की बदलने को तैयार होंगे, तो आपको तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचने की अपनी क्षमता को जांचने का अवसर मिलेगा। उन सैकड़ों लोगों के विश्लेषण के बाद जिन्होंने दौलत कमाई है और जो 10 लाख डॉलर के पर निकल गए हैं 10 लाख डॉलर के ऊपर निकल गए हैं, यह तथ्य सामने आया कि उनमें से हर एक में तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत थी, और इन निर्णयों को अगर बदलना होता था तो वे इन्हें बदलने में जल्दबाजी नहीं करते थे। जो लोग दौलत कमाने में असफल थे, उनमें से हर एक बिना अपवाद के या तो निर्णय लेता ही नहीं था, और अगर लेता भी था तो उसमें बहुत देर लगाता था, परंतु वह लिए गए निर्णय अक्सर बदल लेता था और इसमें जल्दबाजी का परिचय देता था। हेनरी फोर्ड के कई उत्कृष्ट गुणों में से एक था निर्णय पर तत्काल और निश्चित रूप से पहुंचने की आदत और उस निर्णय को बदलने में देर लगाना। यह गुण मिस्टर फोर्ड में इतना अधिक था, कई इससे उनकी छवि जिद्दी व्यक्ति की बन गई। यही गुण था जिसकी वजह से मिस्टर फोर्ड ने अपना प्रसिद्ध मॉडल टी, दुनिया की सबसे बदसूरत कार, बनाई जारी रखा, जबकि उनके सभी परामर्शदाता और कार के कई खरीदार भी इसे बदलने के लिए उन्हें आग्रह कर चुके थे। शायद मिस्टर फोर्ड ने इस बदलाव को करने में बहुत देर लगा दी, परंतु कहानी का दूसरा पहलू यह है कि फोर्ड के दृढ़ निर्णय की वजह से ही वे बेहद अमीर बने। इसके पहले कि मॉडल में परिवर्तन आवश्यक हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि फोर्ड की निश्चित निर्णय पर पहुंचने की आदत को उनकी जिद माना गया, परंतु यह गुण निर्णय पर देर से पहुंचने और उन्हें जल्दी बदलने से फिर भी बेहतर है। अधिकांश लोग जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप धन कमाने में असफल रहते हैं, आमतौर पर दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे अपने लिए सोचने के काम अखबारों और गपशप करने वाली अपने पड़ोसियों पर छोड़ देते हैं। राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है। वह हर एक के पास उपलब्ध होती है, जो उस व्यक्ति पर थोप दी जाती है जी उन्हें स्वीकार करता है। अगर आप निर्णय पर पहुंचते समय दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं, तो आप अपनी इच्छा के धन में रूपांतरित रूपांतरित करने की बात छोड़ ही दे, किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। अगर आप दूसरों की राय से ही प्रभावित होते रहते हैं, तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जब आप यहाँ पर बताए गए सिद्धांतों को कार्य रूप में बदलना शुरू करें, तो अपने खुद के निर्णयों पर पहुंचे और उनका अनुसरण करके अपने परामर्शदाता स्वयं बने। अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों के अलावा किसी दूसरे को अपने विश्वास में न लें। अपने मास्टरमाइंड समूह के बचने के बारे में बेहद सतर्क रहें, ताकि आप केवल उन्हीं को चुनें जो आपके लक्ष्य के प्रति पूरी सहानुभूति और उत्साह अनुभव करते हैं। अधिकांश लोग जो अपने आवश्यकताओं के अनुरूप धन कमाने में असफल रहते हैं, आमतौर पर दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे अपने लिए सोचने का काम अखबारों और गपशप करने वाले अपने पड़ोसियों पर छोड़ देते हैं। राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है। यह हर एक के पास उपलब्ध होती है,
जो उस व्यक्ति पर थोप दी जाती है। जी उन्हें स्वीकार करता है। अगर आप निर्णय पर पहुंचते समय दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं, तो आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित करने की बात छोड़ ही दें, किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। अगर आप दूसरों की राय से भी प्रभावित होते रहते हैं, तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जब आप यहाँ पर बताए गए सिद्धांतों को कार्य रूप में बदलना शुरू करें, तो अपने खुद ब खुद के निर्णयों पर पहुंचे और उनका अनुसरण करके अपने परामर्शदाता स्वयं बने। अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों के अलावा किसी दूसरों को अपने विश्वास में ना ले। अपने मास्टरमाइंड समूह के बचने के बाद बारे में बेहद सतर्क रहें, ताकि आप केवल उन्हीं को चुनें जो आपके लक्ष्य के प्रति पूरी सहानुभूति और उत्साह अनुभव करते हैं। यह भी याद रखें कि जब भी आप किसी ऐसे आदमी के सामने अपने मुंह खोलते हैं जिसमें ज्ञान की प्रचुरता है, तो आप उस व्यक्ति के सामने अपने ज्ञान के पूरे स्टॉक या उसके अभाव को प्रदर्शन करते हैं। वास्तविक ज्ञान आमतौर पर विनम्रता और मौन के द्वारा झलकता है। इस तथ्य को भी दिमाग में रखें कि आप जिस भी व्यक्ति से जूझते हैं, वह भी आपकी ही तरह पैसे कमाने के अवसर तलाश रहा है। अगर आप अपनी योजनाओं के बारे में अधिक खुलकर बातें करेंगे, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सामने वाले आदमी ने आपसे पहले ही आपके लक्ष्य को कार्य रूप में परिवर्तित कर लिया है, जिसकी योजनाओं के बारे में आपने मूर्ख मूर्खतावश बड़बोलापन दिखाया था। आपका सबसे पहला निर्णय यह होना चाहिए कि आप अपना मुंह बंद रखें और अपने कान एवं आंख खुले रखें। इस सलाह का पालन करने के याद दिलाने के लिए यह उपयोगी होगा। यदि आप नीचे दिए गए सूत्र वाक्य को बड़े अक्षरों में लिख लें और किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर रोज देख सकें, दुनिया को बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, पहले इसे करके दिखा दें। इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो शब्द नहीं बल्कि कर्म प्रधान होता है। एक निर्णय पर स्वतंत्र और मृत्यु निर्भय निर्भर थी। निर्णय का महत्व उस साहस पर निर्भर करता है जो उन्हें लेने के लिए जरूरी होता है। महान निर्णय जो आगे चलकर सभ्यता के आधार स्तंभ बने, बहुत जोखिम भरे निर्णय थे, जिसमें मृत्यु का खतरा भी शामिल था। दासों को मुक्त करने का लिंको का प्रसिद्ध निर्णय, जिसने अमेरिका के अश्वेत लोगों को स्वतंत्रता दी, यह जानते बूझते लिया गया था कि इस काम के बाद हजारों दोस्त और राजनीतिक सामर्थ्य उसके विरोधी बन जाएंगे। अपने व्यक्तिगत विश्वास के बारे में समझौता करने के जरा बजाय जहर भरा प्याला पीने की सुकरात का निर्णय एक साहसिक निर्णय था। अब तक का सॉरी इसे इससे उन्होंने समय के रूप को 1000 साल बाद की तरफ मोड़ दिया और उन लोगों के विचार में शब्दों की स्वतंत्रता का अधिकार दिलवाया जो तब पैदा भी नहीं हुए थे। जब जनरल रॉबर्ट ई ली यूनियन के साथ दोहराए दौरे पर आए और उन्होंने दक्षिण का समर्थन करने का निर्णय किया, तो उनका निर्णय भी एक साहसिक निर्णय था, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि बहुत से लोगों की मृत्यु होगी और इसमें उनकी जान भी जा सकती है। एक निर्णय पर स्वतंत्र और मृत्यु निर्भर भी है। अब तक का सबसे महान निर्णय फिलाडेल्फिया में 4 जुलाई 1776 को लिया गया, जब 56 लोगों ने एक दस्तावेज पर अपने नाम लिखकर हस्ताक्षर किए और वे जानते थे कि इससे या तो सारे अमेरिकी लोग स्वतंत्र हो जाएंगे या फिर ये सभी 56 लोग फांसी के फंदों पर लटक जाएंगे।
आपने इस प्रसिद्ध दस्तावेज के बारे में सुना होगा, परंतु आप शायद इसे व्यक्तिगत उपलब्धि का महान सबक सीखना भूल गए होंगे, जो यह इतने सीधे ढंग से सिखलाता है। हम सभी को उस महत्वपूर्ण निर्णय की तारीख याद है, परंतु हम में से बहुत कम लोगों को यह एहसास है कि यह निर्णय लेने में कितने साहस की जरूरत थी। हमें अपना इतिहास याद है क्योंकि यह हमें पढ़ाया जाता है। हमें तारीखें याद है, लड़ने वाले योद्धा के नाम याद है। हम वैली फॉल्स और यॉर्क टाउन याद है। हमें जॉर्ज वॉशिंगटन और लॉर्ड कार्निवल्स याद है। परंतु हमें इन नामों, तिथियों और स्थानों के पीछे उस वास्तविक शक्तियों के बारे में बहुत कम पता है जिसने हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित की, और यह यॉर्क टाउन में वॉशिंगटन की सेनाओं के पहुंचने से काफी पहले ही हो गया था। इसे ट्रेजेडी ही कहा जाना चाहिए कि इतिहास को लेखकों ने पूरी तरह उस महान शक्ति का उल्लेख नहीं किया जिसने इस देश को जन्म दिया, इससे स्वतंत्रता दी और दुनिया के सभी देशों के सामने स्वतंत्रता के एक नए मानक स्थापित किए। मैं इससे ट्रेजेडी मानता हूँ क्योंकि यह वह शक्ति है जिसका प्रयोग व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों और बाधाओं को पार करने में करता है और जीवन को मांगी गई कीमत चुकाने को विवश करता है। हम सनखसी में उन घटनाओं की ओर देखें जिन्होंने इन शक्ति को जन्म दिया। कहानी बॉस्टन में 5 मार्च 1770 की घटना से शुरू होती है। ब्रिटेन के सिपाही सड़कों पर गश्त लगा रहे थे और अपनी उपस्थिति में नागरिकों को खुलकर धमकी दे रहे थे। औपनिवेशिक लोग अपने बीच में मार्च कर रहे हैं। हथियारबंद सैनिकों से चिढ़ गए। उन्होंने अपनी चिढ़ को खुलकर अभिव्यक्त करना शुरू किया और लगा रहे सैनिकों पर पत्थर और नारे बरसाए जब तक कि उनके नायक ने यह आदेश नहीं दिया, संगीने ताने लो, हमला बोल दो। युद्ध शुरू हो गया। इसमें कई लोग मर गए और बहुत से लोग घायल हुए। इस घटना से इतना विद्वेष फैला कि प्रांतीय सभा, जिसमें प्रख्यात औपनिवेशिक लोग थे, ने निश्चित एक्शन लेने के उद्देश्य से एक मीटिंग बुलाई। उस सभा को 2 सदस्य जॉन हैनकॉक और सैमुअल एडिसन थे। वे साहस के साथ बोले और उन्होंने यह घोषणा की कि बॉस्टन से सभी ब्रिटिश सैनिकों को बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। याद रखिए, इन 2 लोगों के दिमाग जो फैसला हुआ उसे उस स्वतंत्रता की शुरुआत कहा जा सकता है जिसका आप सभी मरीची नागरिक उपभोग कर रहे हैं। यह भी याद रखें कि इन 2 लोगों को यह निर्णय लेने के लिए बहुत आस्था और साहस की जरूरत थी क्योंकि यह एक खतरनाक फैसला था। साथ सभा के खत्म होने से पहले सैमुअल एडम्स को नियुक्त किया गया कि वह प्रांत हचिसन से मिलने गए और ब्रिटिश टुकड़ियों की वापसी की मांग करें। उनका आग्रह मान लिया गया और टुकड़ियां ब्रिस्टन से हट गई, परंतु यह अध्ययन यही नहीं समाप्त हुआ। इसने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिससे समूची मानव सभ्यता का इतिहास बदल गया। रिचर्ड हैडली इस कहानी में एक महत्वपूर्ण तत्व इसीलिए बने क्योंकि उनमें और सैमुअल एडम्स में आकर अक्सर पत्राचार होता रहता था, जिसमें वे अपने प्रांत के लोगों के कल्याण के बारे में आशा और डर को खुलकर बताते थे। इस आदत में एडम्स के मन में यह विचार आया कि 13 कॉलोनियों के बीच पत्रों के आपसी आदान प्रदान से उनके प्रयासों में समरूपता आ जाएगी, जो समस्याओं को सुलझाने के संबंध में बहुत सहायक सिद्ध होगी। मार्च 1772 में
बॉस्टन में सैनिकों के साथ हुई झड़प के 2 साल बाद एडम्स ने इस विचार को सभा के सामने एक मोशन मोशन के रूप में रखा कि कॉलोनी में कुछ संवाददाता नियुक्त किए जाएं, जिसका लक्ष्य हो ब्रिटिश अमेरिका की कॉलोनी की बेहतरी के लिए मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ा देना। यह उस संगठन की शुरुआत थी जिसकी वजह से आज हम अमेरिकी नागरिक स्वतंत्र हैं। मास्टरमाइंड पहले से ही संगठित था। इसमें एडम्स, ली और हैनकॉक थे। कमिटी ऑफ कैरीज कॉरिस्पॉन्डेंस को बनाया गया। बॉस्टन के दंगे की तरह बॉस्टन के दंगे की तरह ही घटनाओं के द्वारा कॉलोनी के नागरिक ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ असंगठित युद्ध लड़ रहे थे, परंतु उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। उनकी व्यक्तिगत शिकायतें किसी एक मास्टरमाइंड के नीचे तब तक लोगों के किसी भी समूह ने अपने दिल, दिमाग, आत्मा और शरीर को इकट्ठे एक निश्चित निर्णय में नहीं लगाया ताकि ब्रिटेन के साथ उनका झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इस दौरान ब्रिटेन भी हाथ धरे नहीं बैठा रहा। ब्रिटेन के लोग भी अपनी योजना बना रहे थे और अपनी तरफ से मास्टरमाइंड की तैयारी कर रहे थे और उनके साथ धन तथा संगठित सेना का समर्थन कर रहे थे। सिंहासन ने गेज को हचिसन की जगह मैसा मैसाचुसेट्स के गवर्नर के पद पर नियुक्त किया। नए गवर्नर के पहले कामों में से एक था सैमुअल एडम्स के पास संदेश भेजना, और उसका उद्देश्य यह था कि वह डर दिखाकर उसके विरोध को समाप्त कर दिया जाए। उस समय की स्थिति को अच्छी तरह से समझने के लिए कर्नल फैंटन, वह संदेशवाहक जिससे गेज ने भेजा था, और एडम्स के बीच की चर्चा को यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा। कर्नल फैंटन: मिस्टर एडम्स, मुझे गवर्नर गेज ने अधिकृत किया है ताकि मैं आपको आश्वस्त कर सकूं कि गवर्नर को यह शक्तियां प्रदान की गई है कि वे आपको ऐसी लाभ प्रदान कर सके जिनसे आप संतुष्ट हो जाएं। रिश्वत देने का वादा करके एडम्स को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है, और यह कि आप सरकार के फैसलों का विरोध करना बंद कर दें। गवर्नर की आपकी यही सलाह है कि आप सरकार को आगे कभी अप्रसन्न ना करें। आपका व्यवहार इस प्रकार का है कि आपको हेनरी अष्टम के कानून द्वारा सजा दी जा सकती है, जिसके द्वारा लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा इंग्लैंड में चल सकता है, और इसका फैसला किसी प्रांत का गवर्नर करता है। परंतु अगर आप आपकी राजनीतिक दिशा बदल लेते हैं, तो इससे न सिर्फ आपको बहुत से व्यक्तिगत लाभ होंगे, बल्कि आपकी सम्राट से सुलह भी हो जाएगी। सैमुअल एडम्स के दो निर्णयों में से एक चुनना था। या तो वह अपना विरोध करना बंद कर सकता था और व्यक्तिगत रिश्वत ले सकता था, या फिर वह विरोध जारी रख सकता था और फांसी पर चढ़ने का जोखिम ले सकता था। स्पष्ट रूप से वह समय आ चुका था जब एडम्स तत्काल निर्णय लेने के लिए विवश था, एक ऐसा निर्णय जो उसकी जान भी ले सकता था। एडम्स के कर्नल फैंटन से यह वादा लिया कि कर्नल उसके जवाब को गवर्नर को ज्यों का त्यों सुनाए। एडम्स का जवाब: आप गवर्नर गेज को बता सकते हैं कि मुझे विश्वास है कि मैंने सम्राट के साथ काफी पहले सुलह कर ली है। कोई व्यक्तिगत लाभ मुझे इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर सकता कि मैं अपने देश के सही काम करना छोड़ दूं। गवर्नर गेज को यह भी बताना कि सैमुअल एडिसन ने उन्हें यह सलाह दी कि किसी उत्तेजित जनता की भावनाओं को वो अपमान न करे। जब गवर्नर गेज को एडम्स का यह तीखा जवाब मिला, तो वे गुस्से से भर गए और उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया: मैं यहाँ गवर्नर होने के नाते उन सभी व्यक्तियों को क्षमादान देने का प्रस्ताव रखता हूँ और उसका वादा
करता हूँ जो तत्काल अपने हथियार डाल देंगे और शांति प्रिय जनता के कर्तव्यों पर लौट जाएंगे। परंतु सैमुअल एडसन और जॉन हैनकॉक को इस क्षमा का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके अपराध इतने देशद्रोही प्रकृति के हैं कि उनके प्रति दंड के अतिरिक्त कोई और कदम नहीं उठाया जा सकता। एडम्स और हैनकॉक अब बुरी तरह फंस चुके थे। क्रुद्ध गवर्नर ने इन दोनों व्यक्तियों को एक और निर्णय लेने पर विवश किया था, जो उतना ही खतरनाक था। उन्होंने अपने प्रबल समर्थकों की एक रहस्यमय मीटिंग जल्दी बुलाई। मीटिंग में सब लोगों को के आ जाने के बाद एडस ने दरवाजे पर ताला लगा दिया और उसकी चाबी अपने जेब में रख ली और सभी उपस्थित लोगों को यह जानकारी दी कि यह गवर्न अनिवार्य है कि कॉलोनिस्ट की कांग्रेस गठित करे और कोई व्यक्ति तब तक कमरा ना छोड़े जब तक कि कांग्रेस के बारे में वे लोग किसी निर्णय पर ना पहुंच जाए। बहुत रोमांचक माहौल था। कुछ ने इस तरह क्रांतिकारी कदम के संभावित परिणामों को तोला। कुछ गवर्नर की अवहेलना करते हुए इतने निश्चित निर्णय पर पहुंचने की समझदारी पर गंभीर शंका व्यक्त की। उस कमरे में दो लोग बंद थे जिन्हें डर छू भी नहीं गया था। वे लोग असफलता की संभावना के प्रति अंधे थे, हेनरी कॉक और एडम्स। उनके मन का प्रभाव से दूसरे लोग भी इस बात पर सहमत हो गए कि कॉरेस्पॉन्डेंस कमेटी के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जाए कि पहले कॉन्टिनेंटल की मीटिंग फिलाडेल्फिया में 5 सितंबर 1174 को 1174 को आयोजित किया जाए। नई कांग्रेस की पहली बैठक के पहले एक और लीडर देश के दूसरे हिस्से में ब्रिटिश अमेरिका के अधिकारों पर संक्षिप्त दृष्टि प्रकाशित करने की कगार पर था। यह व्यक्ति था वर्जीनिया प्रांत का थॉमस जेफर, जिसके लॉर्ड डनमोर वर्जीनिया में सरकार के प्रतिनिधि से संबंध उतने ही तनावपूर्ण थे जितने हैनकॉक और एडसन के अपने गवर्नर से थे। के प्रसिद्ध अधिकारों की संक्षिप्तता के प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद जेफरसन को यह जानकारी दी गई कि उन पर सम्राट के विरोध में द्रोह करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। इस धमकी से प्रेरित होकर जेफरसन के सहयोगी पैट्रिक हेनरी ने साहस के साथ अपने दिल की बात कही और उन्होंने अपनी बात को जिस वाक्य से समाप्त किया वह हमेशा याद रखा जाएगा। अगर यह देशद्रोह है तो फिर आप जितने आरोप लगाएंगे तो लगा लें। इस तरह के लोग कॉलोनियों के भविष्य पर गंभीर सोच विचार करते हुए बैठे थे, जिनके पास ना तो शक्ति थी, ना ही सत्ता, ना ही सैनिक बल और ना ही पैसा। इन्हीं लोगों के कारण पहली कांस्टेबल कांग्रेस शुरू हुई और 2 साल तक रुक रुक कर चलती रही। फिर 7 जून 1776 को रिचर्ड हेनरी ली उठे और उन्होंने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए सभा के सामने प्रस्ताव रखा। आज यहीं तक ही पढ़ते हैं। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? गोल्डी जी, अनिता जी, रोशना जी। मेरा तो नेट ही बंद हो गया था बीच में। आज मेन हमने जो पढ़ा उसमें यही स्टार्टिंग था कि टाल मटोल के ऊपर था कि आप अगर कोई डिसीजन लेते हो तो अपने डिसीजन पे स्टिक करना है। और उस डिसीजन अगर आपने अब मेन है कि अपने आपने अगर कोई चीज डिसाइड किया है तो वो चीज दूसरे लोगों से कंसल्ट करने की मैं ऐसा कर लूं क्या करके, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है उस चीजों का, उनसे डिस्कस करने से अच्छा है अपने खुद से डिसीजन ले, उस पर टिके रहें और फिर उसको बहुत जल्दी बदले ना। जो लोग बहुत डिसीजन को बहुत जल्दी जल्दी, जैसे हमारे बिजनेस से रिलेट करें
कि गोल बनाने के लिए कहा जाता है और अपने जो गोल को बार बार चेंज करते रहते हैं और अपने गोल पे स्टिक नहीं रहते हैं, तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने कोई गोल बनाया है और उस डेडिकेटली उस एक गोल के लिए काम करोगे, तो आप डेफिनेटली सक्सेस, उसको जो आपने गोल बनाया है उसको डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नो मैडम, ठीक। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, गोल्डी जी आप कुछ बोलेंगे? एक हेलो, मिनट। चलो ठीक है फिर।